External aids to interpretation of statutes. So welcome back to my channel Gaming and Educating. In the last class we have covered internal aids to interpretation. हमने internal aids cover की थी उसमें. Now in this class we will be covering external aids to the interpretation. So as the name suggests, external aids means वो सारे टूल्स जिनके थ्रू इंटरप्रिटेशन में हेल्प होती है लेकिन जो स्टैट्यूट में या उस एक्ट में डिफ़ाइन नहीं किए गए होते हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल हम CRPC देखते हैं, IPC देखते हैं, लेकिन अगर उसमें किसी वर्ड की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रही है या उसकी क्लैरिटी नहीं है, देन वी कैन गो आउटसाइड द IPC और द CRP ऑल्सो टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, सो दैट द कोर्ट कैन कम टू द कंक्लूजन व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड सेज. इट इज़ बेसिकली एक्सटर्नल एड. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक्सटर्नल एड्स का रोल ये होता है कि कहीं पे भी कोई भी एम्बिग्विटी होती है और अगर इंटरनल एड्स वहाँ पे फेल हो जाती हैं उस एम्बिग्विटी को क्लियर करने में, देन कम्स द रोल ऑफ एक्सटर्नल एड्स. तो इंटरनल एड्स तो ऑलरेडी दी गई होती हैं स्टैट्यूट्स में, या उसकी डेफिनेशन में क्लैरिटी होती है, या उसके शेड्यूल्स में हैं, प्रोविजंस में हैं. दैट मीन्स वो इंटरनल होते हैं किसी भी स्पेसिफिक एक्ट के बारे में जिसमें कोई एम्बिग्विटी या अनसर्टेनिटी है. लेकिन कई बार ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनकी कोई क्लैरिटी नहीं हो पाती या वो इनकंसिस्टेंट होते हैं उस एक्ट की किसी दूसरी डेफिनेशन से. तो यहाँ पे क्लैरिटी को मेंटेन रखने के लिए कोर्ट्स मेक यूज़ ऑफ द एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन. तो यहाँ पे केस लॉ है B. Prabhakar Rao वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1986 सुप्रीम कोर्ट. इन दिस केस इट वॉज ऑब्जर्व बाय द कोर्ट कि एक्सटर्नल एड्स का तभी यूज़ करना चाहिए जब इंटरनल एड फेल हो जाती हैं, अदरवाइज एक्सटर्नल एड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए. सो व्हाट आर द वेरियस एक्सटर्नल एड्स? फर्स्ट वन इज़ द डिक्शनरी. ज़्यादातर डिक्शनरीज़ का यूज़ किया जाता है. अगर किसी वर्ड का मीनिंग सर्टेन नहीं है, देन द कोर्ट कैन गो फॉर टेकिंग आउट द मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरीज. नाउ डिक्शनरीज में भी कई बार अगर डिफरेंट मीनिंग्स हैं, एक ही वर्ड के दो मीनिंग है, तो देन इट इज़ टू बी सीन किस कंटेक्स्ट में उस वर्ड का मीनिंग सर्च कर रहे हैं. देन सेकेंड वन इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न. क्या ऑब्जेक्ट था या क्या रीज़न था किसी भी एक्ट के बनाने का, क्या रीज़न था उसके बनाने का, क्या ऑब्जेक्ट था. तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जिस पर्पस के लिए वो एक्ट बनाया गया है, जो रीजंस थे, जो इंटेंशन थी कोर्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की जिस भी एक्ट को बनाने के लिए, देन अकॉर्डिंगली उसका जो उनके अंदर का वर्ड है उसका मीनिंग वही रहेगा जो कि उसका पर्पस दिया गया हो. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम GST देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है GST टैक्स की जो सेल्स टैक्स वगैरह है, इनकम टैक्स से ये इंस्पायर होके किया गया है. तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट इसका वही डिफ़ाइन किया जाएगा जो कि उस एक्ट को बनाने का किया है. लाइकवाइज नाउअडेज वी आर सीइंग कि फार्मर बिल्स, फार्मर एक्ट इज़ देयर. तो व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस, तो उसके अकॉर्डिंगली ही अगर हमें एक्ट का पर्पस पता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसके अंदर जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट करती है. इन दिस वी हैव अ केस लॉ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज UOI. इट वॉज हेल्ड द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या रीजंस हैं उनके ऊपर कम्प्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता है, बट विद द एक्सेप्शंस टू इट. एंड इसमें जो लेजिस्लेशन की है, अगर क्लियर इंटेंशन शो नहीं होती है, दैन इट इज़ नॉट टू बी यूज्ड, अदरवाइज इट इज़ टू बी यूज्ड. देन वी हैव पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एंड फैक्ट्स. जब कोई भी एक्ट बनता है तो उसके ऊपर बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं, उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, बिल इजीली पास नहीं होता है. कई बार जो असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम पे भी इसमें कई रीडिंग्स आती हैं जो ऑब्जेक्शंस होती हैं, या उनकी ड्राफ्टिंग होती है उस टाइम पे. या अगर नाउअडेज वी आर सेइंग कि जो पार्लियामेंट में बिल पास होता है, देन देयर इज़ अपोजिशन बाय द अपोजिट पार्टी, देयर इज़ अ डिबेट इन द पार्लियामेंट अबाउट द पार्टीज अबाउट द पर्टिकुलर एक्ट. तो जो भी इसमें कमिटीज़ एस्टैब्लिश की जाती हैं जो उस एक्ट के पास करने से पहले जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, वहाँ से भी किसी भी वर्ड की एम्बिग्विटी को क्लियर किया जा सकता है और ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि जो प्रोविजंस हैं किस कमेटी की किस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली बनाए गए थे या क्या डिबेट के इश्यूज़ थे, सो दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड कुड ईजिली बी क्लियर. In this we have a case Express Newspapers Private Limited versus Union of India Supreme Court 1958. It was observed by the court that the parliament history, जो भी पार्लियामेंट की हिस्ट्री रही है for making that particular act, it may be considered for the purpose of interpretation, जहाँ पे कोई भी प्रोविज़न क्लियर नहीं है.
तो अब इसमें क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, इसमें रिपोर्ट्स हो सकते हैं, किसी कमेटी की रिपोर्ट्स बिफोर पासिंग ऑफ द एक्ट, या पार्लियामेंट में जो डिबेट्स किए जाते हैं, जो इश्यूज़ रेज किए जाते हैं कि अगर ये एक्ट पास हो गया तो इसमें ये लूप होल्स रहेंगे, तो उनको अवॉइड करने के लिए क्या डिबेट्स किए गए जो राइटिंग में हैं। कोई भी बिल जब पास होता है तो फाइनली एक्ट के आने तक उसमें कई सारी अमेंडमेंट्स होती हैं। सो दीज कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। देन वी हैव टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स बहुत ही फॉर्मल है। टेक्स्ट बुक्स में जो ऑथर्स हैं दे डिस्क्राइब अबाउट द अर्लियर केसेस ऑल्सो। कई बार लॉ के रिलेटेड बुक्स होती हैं, उनमें कई प्रोविजंस दिए गए होते हैं कि किसी की भी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा लूप होल ये है कि हर ऑथर अपने अकॉर्डिंगली ही टेक्स्ट बुक्स को राइट करता है और उसके पर्सनल व्यूज़ से यहाँ किसी भी वर्ड की इंटरप्रिटेशन यहाँ पे इन्फ्लुएंस होती है। तो कहीं ना कहीं ये इतना रिलायबल सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं है। देन वी हैव फॉरेन डिसीजंस। फॉरेन डिसीजंस आते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट से दे कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर इंटरप्रिटिंग द वर्ड। लेकिन यहाँ पे ये है कि हम जिस कंट्री के फॉरेन डिसीजंस को हम यूज़ कर रहे हैं देन वी नीड टू फाइंड आउट कि वहाँ का लॉ और हमारे कंट्री का जो लॉ है उसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ हों, उसका पर्पस सेम होना चाहिए। तो फॉरेन डिसीजंस का सेम सिस्टम ऑफ लॉ फॉलो होता है तभी उसको यूज़ किया जाता है, तभी वो बाइंडिंग भी होगा इंडियन कोर्ट्स पे। लेकिन जिन कोर्ट्स का बाइंडिंग नहीं होता है वहाँ पे वी डू नॉट टेक दैट सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। And in this we have a case law S.B. Gupta versus Union of India Supreme Court 1982। In this case it was observed by the court that the interpretation किसी भी enactment का करते हैं it should be according to the changing nature of the environment, because जो earlier justice हुआ करता वो आज के दिन जस्टिस नहीं है। अर्लियर लॉज जो थे उनमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हो गई हैं, प्रोसीजर्स भी चेंज हो गए बिकॉज ऑफ चेंजेस इन पैटर्न इन द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल है या दूसरे देशों के लॉज हैं, सर्टेन न्यू अमेंडमेंट्स आर देयर। तो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ से भी हम इंस्पायर होकर इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट वी हैव टू कोप अप विद द डायनेमिक नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज़ द कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉज। सो इंटरप्रिटेशन के लिए कोई भी प्रीवियस लॉ की हेल्प भी ली जा सकती है जो कि न्यू लॉ के या न्यू एक्ट के फॉर्म होने से पहले था। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हेल्प ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू फाइंड आउट what is there in GST एक्ट। अकॉर्डिंगली कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स भी होते हैं जो दो एक्ट्स को मर्ज करके बनाए जाते हैं टू गेट दी ओवरऑल बेनिफिट्स। तो जो जैसे यहाँ GST है वो इनकम टैक्स प्रोविजंस के लिए भी लग रहा है, सेल्स टैक्स प्रोविजंस के लिए भी यूज़ हो रहा है। सो वी कैन मेक यूज़ ऑफ सच प्रीवियस एक्ट्स ऑल्सो। देन नेक्स्ट एड इज़ टेक द रेफरेंस टू अदर एक्ट्स। बाकी के दूसरे एक्ट्स का भी रेफरेंस लिया जा सकता है जो कि अभी हो सकता है कि अभी एग्जिस्ट ना करते हों, जैसे वो पहले हों लेकिन इस एक्ट के आने से पहले, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, कंपटीशन एक्ट 2002 है, तो इनमें सिमिलैरिटीज़ है। सो इफ़ द एक्ट्स आर क्वाइट सिमिलर इन द नेचर, हो सकता है वो पहले रिपील हो गए हों या उस एक्ट में कोई अमेंडमेंट आ गई हो या कोई पार्ट डिलीट कर दिया गया हो, बट स्टिल वी कैन टेक हेल्प to find out the true meaning. Next we have judicial decisions. Judicial decisions both Indian and foreign decisions हो सकते हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जजमेंट होती है, because they itself become landmark judgment, और जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन है उनकी ऑब्जर्वेशन itself becomes the law. So with this I conclude this video. We meet you soon with the next topic. Till then, have a good time, and if you are new to the channel, please subscribe, like and share my channel.